नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के लिए भारत का इतिहास 1885 से 1950 ईस्वी तक। इसके पहले इसका जो प्रथम चैप्टर है उस प्रथम चैप्टर के लिए हमने कुछ नोट्स वगैरह देखे थे और संगठित राष्ट्रवाद का उदय, राजनीतिक संगठन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस पहले चैप्टर में कुछ इसके नोट्स के द्वारा हमने पढ़ाई की थी। अब इसका लेकर के जो इसका प्रमुख गरम दल के जो नेता हुए हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। नमस्कार। प्रमुख गरम दल के नेता जिन्हें कि उग्रवादी नेता भी कहा गया, ये कांग्रेस के ही नेता थे, नेशनल कांग्रेस के नेता थे, लेकिन इनकी नीतियों के कारण उसी कांग्रेस में इनको एक अलग ढंग से पहचान मिली थी और इनको गरम दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। कांग्रेस के आरंभिक चरण में उदारवादी विचारधारा वाले नेताओं का एक प्रभाव कांग्रेस पर बना रहा, परंतु कांग्रेस की संरचना की नीति से कांग्रेस के अंदर ही एक उग्रवादी दल को जन्म दिया। इस दल ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की तथा स्वतंत्रता संग्राम को जुझारू स्वरूप प्रदान किया। उग्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता बाल, पाल और लाल थे। श्री अरविंद घोष ने इस आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। बाल गंगाधर तिलक 1856 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं में सर्वप्रथम स्थान बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को तीव्रता और गति प्रदान की। वे कांग्रेस की नरम नीतियों से असंतुष्ट थे। वे मानते थे कि स्वराज्य की प्राप्ति याचना और प्रस्ताव भेजने मात्र से नहीं होगी, बल्कि इसके लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय राजनीति में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय उन्हें श्रद्धा, प्यार से उन्हें लोक नायक के नाम से भी पुकारते रहे। तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नगिरी नगर में एक उच्च चित्तपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता अध्यापक थे। तिलक के पूर्वज पेशवा की नौकरी में थे। तिलक बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। अपने पिता से वीर मराठा सरदारों की कहानियां तथा 1857 ईस्वी के पराक्रम की घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर वे अत्यंत ही प्रभावित हुए। उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हुई। विदेशी शासन को वे एक अभिशाप मानते थे। युवावस्था में ही उन्होंने देश सेवा का व्रत ले लिया। 1876 ईस्वी में उन्होंने गणित से प्रथम श्रेणी में स्नातक की परीक्षा पास की। उन्होंने कानून का भी अध्ययन किया। वे प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति से अत्यंत ही प्रभावित थे। भारतीय गुलामी की समस्या के समाधान के लिए वे शिक्षित भारतीय वर्ग की मनोवृत्ति बदलकर उनमें आत्मसम्मान तथा भारत के प्राचीन गौरव के प्रति प्रेम की भावना जगाना तथा राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामान्य जनता को संगठित एवं सक्रिय करना चाहते थे। तिलक का कार्यकाल सुविधानुसार दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, 1880 से 1900 तथा 1900 से 1920 तक। प्रथम चरण में तिलक की गतिविधियां मुख्यतः महाराष्ट्र तक ही सीमित रही, परंतु दूसरे चरण में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाई। सर्वप्रथम उन्होंने भारतीयों के दिमाग से हीनता की भावना मिटाने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से उन्होंने देशभक्ति एवं नैतिकता की शिक्षा के प्रसार का प्रयास किया। अपने मित्रों के सहयोग से उन्होंने पूना में 1880 ईस्वी में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल का तेजी से विकास हुआ। इस स्कूल में जन्म
भूमि में नए प्राण का संचार मिला। तिलक के प्रयासों के बाद में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई। तिलक ने स्वयं भी इस कॉलेज से संस्कृत और गणित पढ़ाने का भार लिया। यहाँ पर ये दोनों विषय पढ़ाया करते थे। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के अतिरिक्त उन्होंने जनमत को जागृत करने के लिए केसरी मराठी दैनिक और मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ किया। इन समाचार पत्रों ने भारतीय संस्कृति की सराहना की तथा पश्चिमी सभ्यता के अंधाधुंध अनुकरण की प्रवृत्ति की खिल्ली भी उड़ाई। भारतीयों के गौरव को बढ़ाने के लिए आर्यों की जन्मभूमि पर विद्वतापूर्ण लेख लिखे। वे भारतीयों को नैतिकता और कर्ममार्ग की शिक्षा देने के लिए गीता की व्याख्या भी करते थे। तिलक को गीता में नैतिकता और निस्वार्थ युक्ति संगत सामाजिक कर्म का संदेश मिला। बाद में जब वह मांडले जेल में थे तब उन्होंने मराठी में गीता पर विद्वतापूर्ण टीका लिखी जो गीता रहस्य के नाम से जानी जाती है। तिलक ने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति एवं जनता को संगठित करने के लिए धार्मिक मनोभावनाओं को भी उभारने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से उन्होंने गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव को बड़े और संगठित पैमाने पर मनाने की व्यवस्था की। तिलक ने इस धार्मिक उत्सवों के द्वारा महाराष्ट्र में राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। युवकों के शारीरिक और नैतिक उत्थान के लिए भी कार्य किया। उन्होंने गौ हत्या विरोधी समितियां, लाठी और अखाड़ा क्लब भी स्थापित किए। महाराष्ट्र ने नवचेतना जगाकर तिलक ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। 1890 ईस्वी में तिलक कांग्रेस से प्रभावित होकर इसमें सम्मिलित हुए, परंतु आरंभ से ही उन्हें कांग्रेस की नरमपंथी नीतियों में विश्वास नहीं था। उनका विचार था कि कांग्रेस का लक्ष्य अपने लिए स्वयं कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, न कि ऐसे सामाजिक सुधार लागू करवाने का उद्देश्य जिसे स्वाधीनता मिलने तक टाला जा सकता था। तिलक ने कांग्रेस पर ऐसे कार्यक्रम करने के लिए दबाव डाला जिससे उसे जन समर्थन प्राप्त हो सके। वे यह भी मानते थे कि इन उद्देश्यों की पूर्ति जन प्रतिरोध के द्वारा ही हो सकती है। उनका विचार था कि जनता को और कांग्रेस को बड़े पैमाने पर अंग्रेजी सरकार का प्रतिरोध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तिलक ने इस उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी बहिष्कार, स्वराज्य का 4 सूत्री कार्यक्रम पेश किया जिसे विभिन्न चरणों में लागू किया जाता था। बाद में गांधी जी ने भी अपने रचनात्मक कार्यक्रम में तिलक के कार्यक्रम को स्थान प्रदान किया, परंतु कांग्रेस तिलक और उनके अन्य उग्रवादी सहयोगियों की नीति से सहमत नहीं थी। इसलिए उग्रपंथी और नरमपंथी गुटों में मतभेद बढ़ता चला गया। 1895 ईस्वी में यह मतभेद और ज्यादा गहरा हो गया। तिलक और गोखले के अनुयायियों के बीच झड़पें हुई। 1897 ईस्वी में अमरावती में कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर तिलक के समर्थकों ने गोखले के विरुद्ध प्रदर्शन किया। दोनों दलों का विरोध बढ़ता ही गया, परंतु 1902 ईस्वी तक कांग्रेस पर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल का प्रभाव स्थापित हो गया। इसी मध्य 1898 ईस्वी में महाराष्ट्र में प्लेग और दुर्भिक्ष की विभीषिका फैली। सरकार ने पीड़ितों को राहत पहुंचाने का समुचित उपाय भी नहीं किया। इससे जनता उद्वेलित हो उठी। पूना के प्लेग और कमिश्नर मिस्टर रेंड की हत्या कर दी गई। सरकार ने तिलक पर सरकार विरोधी आंदोलन फैलाने का आरोप लगाकर उन पर मुकदमा चलाया तथा उन्हें 18 मास के कारावास की सजा दी गई। कांग्रेस के दोनों गुटों का मतभेद लगातार बढ़ता चला गया। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में यह विवाद अत्यंत कटु हो गया। तिलक को अपने साथियों सहित कांग्रेस छोड़कर अलग होना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस से अलग उग्रवादी आंदोलन जारी रखा। कांग्रेस की आंतरिक फूट का लाभ उठाकर 1908 ईस्वी में सरकार ने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। उन पर आरोप लगाया कि वे खुले या छिपे तौर पर सरकार को यह धमकी देकर आतंकित कर रहे हैं कि बम फेंका जाएगा। तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्षों की कारावास में डाल दिया गया। उन्हें मांडले में निर्वासित कर दिया गया। 1910 ईस्वी में तिलक ने लंदन के टाइम्स अखबार के वैदेशिक संवाददाता तथा इंडिया अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा
दायर किया। तिलक मांडले से 1914 ईस्वी में भारत वापस आए। इस समय भारत और विश्व की राजनीतिक स्थिति अत्यंत गंभीर थी। प्रथम विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। मुस्लिम लीग व भारतीय राजनीति में उदय हो चुका था। कांग्रेस निष्क्रिय और राजभक्त बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में तिलक भारत आए। वे आपसी गुट को और फूट को समाप्त कर पुनः स्वतंत्र आंदोलन की गति तीव्र करना चाहते थे। अतः गोखले और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों के फलस्वरूप तिलक अपने सहयोगियों के साथ पुनः 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस में शामिल हुए। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं तिलक ने ही की थी और ये लखनऊ अधिवेशन इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तिलक के बारे में शेष जानकारी अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आगे के वीडियो में तिलक के आगामी जो उनका योगदान रहा है उस योगदान के बारे में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।